वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। राल्फ वेल्डो इमर्सन, अमेरिकन एसेइस्ट, लेक्चरर, फिलोसोफर, पोएट, उनका कोट है, द ओनली पर्सन यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम इज द पर्सन यू डिसाइड टू बी। आप जो भी सोचते हैं, जो भी तय करते हैं, और ऊपर ऊपर से नहीं, अपने डीपर डाउन कोर से, अपने दिमाग के बहुत ही डीपर लेवल पर आप जो भी सोचते हैं, राइट, वो सोच जो है वो आपके सीड्स बन जाते हैं आपकी एक्शन के लिए। और जो हमारी एक्शन होती है, जिस प्रकार की हमारी एक्शंस होती हैं, उस प्रकार के इंसान हम बन जाते हैं। तो हमारे हाथ में है हमें क्या बनना है, राइट। फ्यूचर में जो भी बनना है आपको, आज से ही उसके सीड्स जो हैं उसको इम्प्लांट कीजिए, और इसी के साथ साथ उन सीड्स जो हैं उनको अच्छी तरीके से उसकी देखभाल कीजिए, उसको एक बड़े वृक्ष बनने का मौका दीजिए। 29 सितंबर 2023 है आज, दिन है फ्राइडे। वेलकम टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस सीरीज। दोस्तों, नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही क्विकली लेट मी इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू दिस सीरीज। ये आपके लिए डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स हैं। इसी के साथ ये अकेली ऐसी सीरीज हैं, एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे पता है, कि यहां पर प्योरली हम एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, राइट। एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स जो है ना, ये करंट अफेयर्स के क्रीम आप कह सकते हैं। सबसे जो डिफिकल्ट जो है समझने में, जो कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन एक बार आप चीज़ों को समझने लगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई चीज़ होती है तो एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स हैं, राइट। बहुत ही कम शब्दों के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लिखी जाती है। दैट्स व्हाट एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स आर ऑल अबाउट। तो मेंस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में, इंटरव्यू में, ओवरऑल तैयारी में एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स जो हैं वो आपको बूस्ट करते हैं, आपको एक नए लेवल पर ले जाते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कंसिस्टेंसी ब्रीड्स मास्टरी। एवरी सिंगल डे इस वीडियो को देखिए, इस सीरीज को फॉलो कीजिए, एंड इट डजंट मैटर कि आप किस लेवल पर हैं, दिस वीडियो सर्व्स एवरीवन। कीप दिस थिंग इन माइंड। दोस्तों, हमारे टेबल पर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है IMEC के साथ जुड़ा हुआ। रेगुलर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने IMEC के बारे में इससे पहले भी डिस्कशन की थी। आज का ये टॉपिक जो है ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहां पर IMEC के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं वो हमें पढ़ने को मिलेंगे। देखिए, इसका नाम देखिए, IMEC विल टेक टाइम टू बिकम वायबल। इसको वायबल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। इट इज डिफिकल्ट टू मिस द जियोपॉलिटिकल इंपेरेटिव्स बिहाइंड द यूएस हेल्म्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें यूएसए जो है वो जियोपॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर दे रहा है, या फिर जियोपॉलिटिक्स की रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए यूएसए जो है वो IMEC को प्रमोट कर रहा है, या फिर इसको बूस्टअप करने की बात है, लेकिन इसको वक्त लगेगा। अब नए स्टूडेंट्स जिनको कुछ नहीं पता है IMEC के बारे में, तो लेट मी इंट्रोड्यूस दिस थिंग टू यू। दिस इज कॉल्ड IMEC। इसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। और यहां पर एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा। मल्टी मॉडल का मतलब ये होता है कि जहां पर आप रेलवेज, रोडवेज, शिपिंग, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाएंगे। मल्टी यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें, या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें। इसमें यूएसए, इंडिया, सऊदी अरेबिया, UAE, यूरोपियन यूनियन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे कुछ देश हैं जिनको हम आज की डिस्कशन में बैकर्स कहेंगे, राइट। बैकर्स यानी कि नॉट बेकर, बैकर्स, जो सपोर्ट करने वाले हैं। तो IMEC को आप देख सकते हैं बहुत सारे देश जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा जो इसका लक्ष्य है वो ये है कि साउथ एशिया, अभी मैप में हम देखेंगे मिडिल ईस्ट और यूरोप को इंटीग्रेट करने की बात है। और जैसे मैंने आपको बताया, पोर्ट्स, रेलवेज, शिपिंग, रोड्स, जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं, एयरवेज को छोड़कर सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। और फ्यूचर में एयरवेज भी, मीन्स एयरवेज तो वैसे भी कनेक्टेड है, लेकिन ये सामान के लिए है, गुड्स के लिए है, लोगों के लिए नहीं है। तो सबसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले जाने की कोशिश जो है वो ये कॉरिडोर करेगा। अब मैप को अगर हम देख लें तो as you can see here, ये रहा हमारा प्यारा देश भारत। यहाँ पर अरेबियन सी है, थोड़ा जूम करके भी इसको देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये वाला क्षेत्र जो है ये आप समझ लीजिए कि चाइना को छोड़ दीजिए। लेट मी रीट्रेट अगेन, मीन्स दिस इज जस्ट अ स्केच, राइट। हम प्रिसीजन पर नहीं जा रहे हैं। ये सारे देशों को ले लेंगे, दिस विल बिकम योर पेन का कलर चेंज, ओके। ये हो गया हमारा SA यानी कि साउथ एशिया, ठीक है। फिर ये वाला पोर्शन आप ले लीजिए, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, इजराइल एक्सेट्रा। तो ये वाला पोर्शन जो है दिस बिकम्स आवर मिडिल ईस्ट, या फिर इसको कहा जाता है वेस्ट एशिया। एंड ऑफ कोर्स ये वाला जो क्षेत्र है दिस इज यूरोप, राइट, यूरोप।
तो ये 3 बड़े क्षेत्रों को ज्वाइन करने की बात है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन है? यूएसए कह रहा है कि ये 3 क्षेत्रों को हमें ज्वाइन कर देना चाहिए विद दिस हेल्प ऑफ आईएमईसी। सुएज कैनाल वाला जो रूट है उसका एक नया अल्टरनेटिव यहां पर क्रिएट करने की बात है, या फिर इसको कॉम्प्लीमेंट करने की बात है कि जो सुएज कैनाल का रूट है उसको बंद नहीं करना है, वो भले ही चलता रहे, लेकिन उसी के साथ साथ ये एक दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है। इट्स लाइक कि मुझे मेरे गांव तक जाना है तो मेरे पास 3 रोड के ऑप्शन हैं, तो डिपेंड्स कि मैं हाईवे पसंद करूंगा या फिर ड्यूल कैरेज वे पसंद करूंगा या फिर गांव का जो कंट्री साइड रास्ता है वो पसंद करूंगा। इट डिपेंड्स कि मैं कब कहां पर कहां पर जाना है, मुझे किन किन जगहों पर होकर जाना है। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन जो है वो ऐड हो जाएगा। ये एक नया आईएमईसी जो है वो एक नया ऑप्शन ऐड यहाँ पर करेगा। इंडियन पोर्ट्स को मिडिल ईस्ट और यूरोप के पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करेगा। मुंबई जो है उसको जेबल अली, ये यूएई में है, फिर हाइफा, दिस इज इजरायली पोर्ट ऑफ कोर्स, और पिरेउस जो है ये ग्रीक या फिर ग्रीस का एक पोर्ट है। ठीक है, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर अगेन कमिंग बैक टू दिस वर्ल्ड सी रूट मैप, और इसको अगर हम जूम करके देखें देन यू विल बी एबल टू सी, तो ये सुएज कैनाल वाला रूट है। ठीक है, दिस इज सुएज कैनाल वाला रूट। यहाँ से आप होकर फिर सुएज कैनाल से मेडिटेरेनियन सी, जनरली ये एक रूट फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पर क्या बात है, ये जो आईएमईसी है तो इसमें यहाँ से होकर मीन्स ये यहाँ से आप लेट्स से यूएई पहुँच गए, फिर यूएई से रेलवेज और रोड्स के, पर्टिकुलरली रेलवेज के माध्यम से आप डायरेक्टली यहाँ पर इजराइल के हाइफा तक पहुँचेंगे, और फिर यहाँ से सी रूट। तो ये एक कोशिश जो है वो करने की बात है इस आईएमईसी में। आईएमईसी जो है वो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको टक्कर देगा आईएनएसटीसी, इसको हम देखने वाले हैं। इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, आईएनएसटीसी। ये क्या है वो भी समझेंगे। ये मॉस्को को मुंबई से कैसे जोड़ता है, सुएज कैनाल के रूट से कैसे बेटर है, वो सारी चीज़ें। और एक है इराक डेवलपमेंट रोड। तो ये 3 जो हैं इसको इनके साथ compete करता है। चैलेंजेस की बात करें तो सऊदी पेनिनसुला जो है, सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा देश है, और वहाँ पर रेलवे लिंक जो है दिस इज मिसिंग। इसी के साथ फुजैरा जो यूएई में है, और फुजैरा और हाइफा के बीच में भी बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं जो आपको कनेक्ट करना है रेलवेज के माध्यम से, तो यहाँ पर वो कनेक्टिविटी नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि आईएमईसी को डेवलप होने में, फुल्ली डेवलप होने में बहुत वक्त लगेगा। दूसरी चीज रही बात बीआरआई की, तो वेस्ट एशिया में बीआरआई जो है वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है। ऐसे बीआरआई मीन टू से चाइना, तो इजिप्ट देख लीजिए, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारी जगहों पर चाइना के इंडस्ट्रियल पार्क है, चाइना ने काफी सारे पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं। सऊदी रेलवे डेवलपमेंट जो है उसमें भी चाइना इन्वॉल्व है, और 35 ईयर का कंसेशन मिला है खलीफा पोर्ट में, कंटेनर टर्मिनल है ये, तो यहाँ पर भी चाइना है एज यू कैन सी। और जो डुकम पोर्ट है ओमान का, तो इसमें भी 10.7 बिलियन का काम जो है वो चाइना को मिला है। रही बात इसराइल की, तो इसराइल जो है वो भी बीआरआई के साथ कनेक्टेड है। हाइफा में पहले चाइना की कंपनी ही काम करने वाली थी, लेकिन उसके बाद नेगोशिएशंस हुए, यूएस ने प्रेशर किया, इंडिया ने भी काफ़ी लॉबिंग किया, और फाइनली ये हाइफा वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अदानी को मिल गया। चाइनीज़ कंपनी जो है वो अशदोद पोर्ट जो है ये भी डेवलप कर रहा है, और फिलहाल ये स्विस कंपनी जो है उसके द्वारा ऑपरेट और मैनेज किया जाता है। तो एज यू कैन सी, जो आईएमईसी जिन क्षेत्रों में पेनिट्रेट होना चाहता है वहाँ पर बीआरआई, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, और हम यहाँ से एक लंबे समय से ये ऑपरेट भी कर रहा है। ईरान की बात करें तो ईरान में भी बहुत सारे पोर्ट प्रोजेक्ट्स में, फ्री ट्रेड जोन्स में, हाई स्पीड ट्रेन्स के प्रोजेक्ट्स में चाइना इन्वॉल्व है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वी ऑल नो अबाउट इट। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, और ये थोड़ा आपको स्पीडी लग रहा है कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्चुअली है क्या, तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताऊंगा। आप एटलास बुक या फिर मैप की बुक निकालिए, नहीं है तो ऑनलाइन देखिए, ग्वादर पोर्ट को लोकेट कीजिए, राइट, और फिर ग्वादर पोर्ट एक बार लोकेट हो जाए, ये पाकिस्तान का एक पोर्ट है, और फिर उसके बाद ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सर्च कीजिए, आपको इसका मैप मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। वो क्या होता है कि अगर हम नॉर्मली देखें, अभी जो आईएनएसटीसी का मैप देखेंगे तो उसमें मैं आपको ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली बात भी समझाऊंगा।
आईएनएसटीसी जो है ये इंडियन पोर्ट्स को नॉर्दर्न यूरोप के साथ कनेक्ट करता है। तो ये ईरान, अजरबैजान, रशिया, ये सारी चीज़ों से, ये सारे देशों से गुजरता है। और एक ड्राई रन यानी कि एक टेस्टिंग किया गया, और इस टेस्टिंग में ये पता चला कि सुएज कैनाल वाला जो रूट है उसके कंपैरिजन में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो है ये 30% कॉस्ट फ्रेंडली है। इसमें 30% कॉस्ट कम होता है और 40% जितना टाइम जो है वो भी बच जाता है। अब यहाँ पर देखिए, दिस इज INSTC, राइट, नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर या फिर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो एज यू कैन फॉलो दिस थिंग, राइट, ये है सुएज कैनाल वाला रूट। अगर आपको लेट्स से कोई चीज़ मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचाना है सामान, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से होकर गुजरेगी, इतने सारी जगहों पर होकर फाइनली ये यहाँ पर पहुंचेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली शॉर्टकट है ईरान का बंदर अब्बास। उसके बाद आप ईरान से ही रेड रोड के माध्यम से कैस्पियन में ये बाकू, अजरबैजान, उस पर से ऊपर जाते जाते यहाँ पर मॉस्को, और मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये वाला जो रूट है INSTC का, ये काफ़ी टाइम सेविंग और कॉस्ट सेविंग रूट है। अब मैं आपको बता रहा था ना कि ये ग्वादर आपको समवेयर अराउंड हियर मिल जाएगा, राइट, ये वाला ग्वादर पोर्ट है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, दिस वन। तो यहाँ से जो भी ऑयल निकलेगा तो वो डायरेक्टली यहाँ पर लोड करके फिर चाइना, यहाँ पर ये रफ एक रूट है CPEC का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। ऑफ कोर्स ये हमारे कश्मीर में से गुजरता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो वहाँ से गुजरता है। भारत ने इसका विरोध भी किया। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि भारत ने BRI को ज्वाइन नहीं किया। अब ये ग्वादर पोर्ट से ये फायदा होता है, एंट्री और एग्जिट इजीली मिल जाती है चाइना को, राइट। यहाँ से चाइना ने, दिस इज चाइना हियर, दिस, तो यहाँ से डायरेक्टली वो कनेक्ट हो सकते हैं CPEC के माध्यम से। वरना क्या होता कि ऑयल जो है इसको पूरा यहाँ से ट्रैवल करके फिर घूम के यहाँ पर आना पड़ता। तो चाइना ने ये एक प्रकार का शॉर्टकट जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी हैं। अब मुंबई टू पिरायुस पोर्ट जो है ग्रीस का, तो वहां तक पहुंचने में वाया सुएज कैनाल 17 डेज लगते हैं। ये नॉर्मल चीज हम एक लंबे समय से फॉलो करते आए हैं। मुंबई से फुजैरा, ये UAE में है, तो इसको 5 दिन लगते हैं। फिर हाइफा टू पिरायुस जो पोर्ट है, तो इसको 3 से 4 दिन, लेट्स से ये 5 प्लस आप 4 दिन पकड़ लीजिए, तो 9 दिन तो यहां पर हो गए। 17 माइनस 9 कितना होता है? 8 डेज, राइट। अभी ये चीज समझनी है, ऐसा नहीं है कि 8 दिन बच जाएंगे। ये तो सिर्फ मुंबई टू फुजैरा है और हाइफा, तो ये लेट्स से दिस, यहां से यहां की कड़ी, और यहां से अगर स्टार्टिंग हुआ तो यहां की कड़ी। दिस इज फिनिश लाइन, दिस इज स्टार्टिंग लाइन, राइट। दिस इज मुंबई हियर, दिस इज प्रयास हियर। तो प्रयाग नहीं, यहाँ प्रयागराज की बात नहीं हो रही है, पिरायुस की बात हो रही है। दिस इज इन ग्रीस ऑफ कोर्स। तो मुंबई से दिस फुजैरा यहां पर पहुंचने में 5 दिन, और यहां से यहां जो है वो है 4 दिन लग से। बाकी में अभी मिसिंग लिंक है, बाकी का अभी कैलकुलेट नहीं किया है। तो रेगुलर जो सुएज कैनाल वाला रूट है, तो उसमें 17 डेज लगते हैं। अब यहाँ की मिसिंग लिंक में अगर 9 दिन लग गए या फिर 8 दिन लग गए, तो फिर ये नए रूट की क्या ज़रूरत है, समझे आप। सो दिस इज द थिंग, क्योंकि अनलोडिंग, लोडिंग होगा, ट्रांसशिपमेंट, एक शिप में से दूसरी शिप में सामान रखा जाएगा। फिर कॉम्प्लेक्स रेलवे सिस्टम है जो अलग अलग देशों से पास होगी, सऊदी अरेबिया, UAE एक्सेट्रा, राइट, जॉर्डन, फिर इजराइल। तो IMEC जो है, इट विल और इट मे स्ट्रगल टू मैच सुएज एफिशिएंसी। सुएज वाला रूट जो है उसकी एफिशिएंसी को मैच करना या फिर बीट करना IMEC के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा। ये सारी चीजें तो लॉजिस्टिक्स और रियलिटी की बात हो गई, राइट। अब जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। क्लियरली USA जो है वो चाहता है कि BRI को बीट करने के लिए IMEC को प्रमोट किया जाएगा। USA शायद ये IMEC के डेवलपमेंट के लिए फंडिंग प्रोवाइड ना करे। फंडिंग के बारे में ऐसा हो सकता है कि हर एक देश जो है वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, और कहीं ना कहीं USA जो है उसकी ग्रिप इस क्षेत्र में लूज होती जा रही है। तो अब्राहम एकॉर्ड्स, इजराइल सऊदी एफर्ट्स, I2U2 ग्रुपिंग, ये सारी चीज़ें जो USA ने लॉन्च की हैं, या फिर जिसको लॉन्च करने में USA जो है वो एक मेंबर रहा है, तो USA चाहता है कि IMEC जो है ये ग्लू के तौर पर काम करे, राइट। फेविकॉल या फिर फेविक्विक की तरह के कुछ बूंदों से आप ये सारी चीज़ों को या फिर इन सारे देशों को एक साथ लिंक कर सकें, जोड़ सकें। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश जो है वो दिखाई दे रही है। US इन्वॉल्वमेंट इन IMEC में अल्टर रीजनल डायनामिक्स हमारे लिए सोचने की बात है।
ईरान और रशिया के साथ जो रिलेशंस हैं, जो और हमने अभी देखा ना INSTC, तो ये हमारे लिए परफेक्ट है। तो अब यूएसए यहां पर आएगा तो कहेगा, तो ये IMEC के आने के बाद INSTC पर क्या प्रभाव होगा, ये हमें सोचना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ यहां के रीजनल डायनामिक्स भी चेंज हो रहे हैं। कुछ समय पहले ईरान और सऊदी अरेबिया, जो एक समय पर जानी दुश्मन थे, चाइना की लीडरशिप या फिर निगरानी में दोनों देशों के बीच में एक डील साइन हुई। यूएसए को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि चाइना ने ये सारी चीजें करवाई। दो दुश्मन को टेबल पर यूएसए लेकर नहीं आ पाया, लेकिन चाइना लेकर आया। टर्की और सऊदी अगेन राइट डोमिनेंस को लेकर एक दूसरे के साथ राइवलरी में थे, लेकिन अब इनके भी डिफेंस रिलेशंस जो हैं वो इंप्रूव हो रहे हैं। तो यहां पर चीजें जो हैं वो उतनी सरल नहीं है, और यूएसए के सामने भी यहां पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। दूसरी चीज, जैसे हमने देखा कि BRI यहां पर काफी ज्यादा मैच्योर हैं, और IMEC को सपोर्ट करने वाले जो बैकर्स हैं, तो इससे बहुत सारे देशों के साथ हमने देखा चाइना के काफी अच्छे रिलेशंस हैं। रेल लिंक में मींस IMEC के रेल लिंक में हमें कहीं ना कहीं चाइना की मदद लेनी पड़े, ऐसा हो सकता है। और चाइना की एक कंपनी है कॉस्को, यही ये पिरायस पोर्ट जो है उसका ये एक टर्मिनल जो है वो बनाने की बात है। मीन्स ये चाइना की कंपनी कॉस्को जो है, दिस इज अ चाइनीज कंपनी जिसने ये पोर्ट में काफ़ी डेवलपमेंट का काम किया। तो एज यू कैन सी कि BRI को बीट करना जो है वो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप क्विकली इसको बीट कर पाएंगे, राइट। लेकिन भारत के लिए फ़ायदा होगा। देखिए IMEC अगर डेवलप होता है तो भारत को बेनिफिट्स ही हैं। नंबर 1, अपग्रेड हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। फिर अदानी ग्रुप जो है वो ऑलरेडी हाइफा में है, और अदानी के जो इंडिया के पोर्ट्स है गुजरात में, कंडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, तो ये सारे पोर्ट्स जो हैं ये थोड़े और बिजी हो जाएंगे, राइट। और थोड़ा सामान आएगा जाएगा, और भारत को इससे फ़ायदा होगा अगर ये डेवलप हो जाता है। तो हमारे पास, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना, कि एक ही विलेज पर, एक ही गांव पहुंचने के लिए अब हमारे पास मल्टीपल रास्ते होंगे, तो हमारे लिए थोड़े ऑप्शंस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर हमें इतना भी ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट, आंखें बंद करके कि भाई चलो यूएसए कर रहा है तो हम इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करें, ये चीज़ नहीं होगी, और इसको वक्त भी लगेगा। जैसे इस आर्टिकल के टाइटल का नाम ही है ना कि इट विल टेक टाइम, राइट। IMEC विल टेक टाइम टू बिकम वायबल, एज यू कैन रीड। नाउ डियर फ्रेंड्स, दूसरे जो टॉपिक्स है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं, और हर रोज़ यही होता है, हम बहुत सारी नई नई चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं, इज़न्ट इट। आई होप आप मीन्स थोड़ी एक बात कर लूँ आप सभी के साथ। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया सोशल मीडिया लिंक्स, और ये लिंक्स जो हैं जैसे कि टेलीग्राम की चैनल हैं, खास करके नए स्टूडेंट्स जो हैं, तो टेलीग्राम की चैनल की लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फेसबुक है, इंस्टा, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर मैं हूँ। लेकिन लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, राइट। मैं इतना ज़्यादा एक्टिव सोशल मीडिया पर नहीं रहता हूँ। मैं इसमें बहुत कम ऑनलाइन रहता हूँ इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर। टेलीग्राम में मैं लिंक्स शेयर कर देता हूँ, और अगर टेलीग्राम में कोई मैसेज आते हैं, एक अलग से हमने एक ग्रुप भी बनाया है जिसमें स्टूडेंट्स हैं, मैं हूँ, तो स्टूडेंट्स के कोई डाउट होते हैं। फॉर एग्जांपल कल ही एक स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को यहाँ पर कवर किया जाता है, तो मैंने रिप्लाई भी तुरंत ही कर दिया जैसे मुझे दिखा। लेकिन याद रखिए कि ऑफ कोर्स यू नो स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, मैं अकेला हूँ, तो अगर कोई डाउट है, राइट, कोई ऐसी चीज़ है, देन यू कैन ऑफ कोर्स राइट इट डाउन टू मी। और सबसे ईजी तरीका अगर कोई है तो दैट इज़ टेलीग्राम, राइट। वरना फिर ईमेल भी है, ये फेसबुक और ये मैं बहुत कम चेक करता हूँ, तो इंस्टा भी बहुत कम चेक करता हूँ। तो इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद मी द बेस्ट ऑप्शन इज़ टेलीग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नाउ बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में, राइट। बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। कहाँ गया मेन्यू, वेयर इज़ द मेन्यू? ओके, हियर वी गो। ये रहा आज का हमारा मेन्यू। दिस आर द थिंग्स दैट वी गॉट ऑन द टेबल, राइट। तो जियोपॉलिटिक्स के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, तो नॉट जियोपॉलिटिक्स टू बी प्रिसाइज, राइट। ये टॉपिक जो है ये ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे टॉपिक्स को टच करने वाला, बहुत सारे जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स को टच करने वाला टॉपिक है ये IMEC। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस आर्टिकल। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा आर्टिकल है। वन नेशन वन इलेक्शन, रॉन्ग प्रॉब्लम बैड सॉल्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इस आर्टिकल को लिखा है अशोक
लवासा साहब ने, अशोक लवासा। और अशोक लवासा साहब जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग में उन्होंने काम किया है। तो एक एक्सपर्ट ने ये आर्टिकल लिखा है, ऐसा हम क्लियरली कह सकते हैं। 2 सितंबर को साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में एक नोटिफिकेशन इश्यू किया गया। रामनाथ कोविंद साहब जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं, तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और ये कमेटी जो है उसको ये काम दिया गया है कि हमारे देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन, एक साथ 3 लेवल के इलेक्शंस। पहले तो बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट कर देता हूं और अगेन डियर फ्रेंड्स थोड़ा आप सब्र रखिएगा, राइट। ये जो नए स्टूडेंट्स ज्वाइंट होते हैं ना हमारे साथ, उनके लिए थोड़ा मुझे बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये हो गए हमारे संसद यानी कि पार्लियामेंट के इलेक्शन, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जिसको कहते हैं, जिसमें हम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं। फिर स्टेट लेवल के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहां पर हमारे चीफ मिनिस्टर वाला इलेक्शन। और फिर यहां पर हमारे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो वाला और पंचायती राज वाला इलेक्शन, राइट। तो तीनों लेवल के इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शंस करने की यहां पर बात जो है वो की जा रही है, ठीक है। अब जनरली 3 बड़ी चीजें बताई जाती हैं, 3 बड़े रीजंस बताए जाते हैं। नंबर 1 कि अलग अलग समय पर इलेक्शंस होते हैं तो इसकी वजह से खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मैसिव एक्सपेंडिचर, कितनी चिंता है। दूसरी, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, हमारी सीआरपीएफ, हमारे बीएसएफ के जवान, जो पैरामिलिट्री के जवान हैं, तो उनको सिक्योरिटी का काम करना चाहिए, उसकी जगह पर उनको इलेक्शन का काम दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक या फिर पॉइंट बताया जाता है। दिस इज सेकंड पॉइंट कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो सिक्योरिटी के लिए है, इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं है, ऐसी बात कही जाती है। नंबर 3, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता होने की वजह से डेवलपमेंट का काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये 3 बड़े रीजंस, मैं इसलिए इन पर जोर दे रहा हूं क्योंकि जनरली ये 3 रीजंस ही बताए जाते हैं। अब हकीकत क्या है, लेट्स क्रैक ऑन। इलेक्शन कॉस्ट की बात करें, ऑफिशियल इलेक्शन कॉस्ट की बात करें, तो 2014 में यह खर्च था 4000 करोड़, 2019 में यह हो गया 9000 करोड़। अब ये सरकारी खर्च है जो भारत सरकार को खर्च करना पड़ता है। 2019 में अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो एक वोटर पर सरकार ने कितना खर्च किया, जो 91 करोड़ जितने वोटर्स ने वोट किया था, 91 करोड़। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा मैथ्स करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि एक व्यक्ति पर, एक वोटर पर सरकार ने 100 रुपए खर्च किया, भारत ने, ठीक है। अगर आने वाले 5 सालों के अंदर लेट्स से ये 200 भी हो जाए, अगर 200 भी हो जाए ये, तो भी इट विल बी इक्विवेलेंट टू 10 पैसा पर वोट पर डे। कितना? एक व्यक्ति पर सिर्फ 10 पैसे पर वोटर पर डे, इतना ही खर्च होगा। इट्स नॉट दैट बिग अमाउंट व्हेन इट कम्स टू आवर कंट्री, आवर बिग कंट्री, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कितना खर्च करती हैं? लोकसभा इलेक्शन में पार्टीज ने 2994.16 करोड़ रुपीस स्पेंड किए। ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं। इनफॉर्मल आंकड़े ये हैं कि पार्टीज ने 50,000 करोड़ रुपए का खर्च किया। और यहां पर वोट बाइंग जो की जाती हैं, पैसे देकर जो वोट खरीदे जाते हैं, पैसे देकर इलेक्शंस को कैसे प्रभावित किया जाता है, लोगों को कैसे प्रभावित किया जाता है, ये सारी चीजें जो है ना, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ये एक ऐसा रोग है जिसको हमें क्योर करने की जरूरत है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज की हमारी ये जो डिस्कशन है इस टॉपिक को लेकर, आप में इसमें ये समझिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन की जो बात हो रही है, इतना खर्च हो जाएगा। इनफॉर्मल स्पेंडिंग लगभग 50,000 करोड़ रुपए है। सरकार 9,000 करोड़ रुपए या फिर देश 9,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। ऑफिशियल अकाउंट में से 9,000 करोड़ जा रहे हैं, लेकिन इनफॉर्मल अकाउंट 50,000 करोड़। तो ये जो करप्शन होता है, राइट, आपकी कोई मैटर है, पुलिस वालों के पास गए, या फिर आपके ऊपर लेट्स से आईटी की रेड हो गई, तो आपके घर से लेट्स से 10 करोड़ रुपए मिले हैं कि आपने 10 करोड़ रुपए ब्लैक के हैं, तो फिर फाइनली क्या होगा? ज्यादातर केसेस में, डू यू नो हाउ इट वर्क्स, किसी को पूछेगा जो लंबे समय से बिजनेस कर रहे हैं ना, उनको पूछेगा, दे विल वाउच, वो ये हकीकत बताएंगे आपको क्या होता है। 10 करोड़ रुपए हैं तो उसमें से 2 करोड़ या फिर 1 करोड़ दिखाए जाएंगे।
तो केस जो होगा या फिर पेनल्टी जो होगी वो 1 करोड़ पर होगी। 9 करोड़ रुपए पर क्या होगा, उसमें से कट ली जाएगी आपसे कि भाई इतने कैश जो है वो हमें दे दीजिए। वो जो रेवेन्यू वाले लेकर जाएंगे, फिर वो चीज़ें इवेंचुअली मिनिस्टर के पास पहुंचेगी, और मिनिस्टर जो है वो पैसे एक दूसरी विंग जो होती है उनके पार्टी की विंग, वो पैसे मिनिस्टर साहब लेने के लिए नहीं जाएंगे, मिनिस्टर साहब का स्टाफ भी नहीं जाएगा, लेकिन जो पार्टी वाले लोग हैं ना वो जाकर वो कैश उनके पास पहुंच जाएंगे, ये पार्टी फंड में डिपॉजिट हो जाएंगे, और ये सारे पैसे जो पार्टी फंड में, यानी कि ये कैश जो है वो स्टोर किया जाएगा और इलेक्शन और इन सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये पूरी चेन जो है इसको टारगेट करने की ज़रूरत है, साइमल्टेनियस इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्लैक मनी का इस्तेमाल हो रहा है इलेक्शंस में, इसको बंद करने के बारे में सरकार को सीरियसली सोचना चाहिए। तो इस पर तो फोकस है नहीं, राइट, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़, क्या हमारे पास ये टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ सेपरेट करेंगे, साइमल्टेनियस करेंगे, तो इसका कोई डेटा या फिर एनालिसिस है? द आंसर इज नो। बस एक प्रिजम्पशन पर चीज़ें चल रही हैं, कोई ऐसा रॉक सॉलिड डेटा नहीं है। बस ये मान लिया है कि एक साथ इलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद 4-4.5 साल जो है वो इलेक्शन के बिना के होंगे और बाकी का टाइम जो है वो इलेक्शन का टाइम होगा। ये सिर्फ ख्याली बातें हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो 3 साल काम करेंगे और 2 साल प्रमोशन में लगाएंगे। तो ये चीज़ विदाउट एनालिसिस, विदाउट सॉलिड डेटा जो है, प्रिजम्पशन से हम इतने बड़े चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, डाइवर्जन ऑफ ड्यूटी की बात होती है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ना वो ज़्यादा वक्त इसमें चला जाता है। स्टेट लेवल के इलेक्शन होते हैं, फिर दूसरे राज्यों में इलेक्शन होते हैं, फिर नेशनल लेवल के इलेक्शंस होते हैं, कई बार नेशनल लेवल और स्टेट के इलेक्शंस एक साथ होते हैं, आगे पीछे होते हैं। अब स्टाफ जो है उनका इन्वॉल्वमेंट लगभग 60 डेज तक का होता है। और रही बात हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो इलेक्शन जो है, इलेक्शंस आर एन एसेंशियल ड्यूटी फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस। ऐसा नहीं है कि हम उनको परेशान कर रहे हैं, उनकी जॉब ही है ये। उनकी जो जॉब है उसमें जो चीज़ें हैं उसका एक पार्ट ये है, और ये सिक्योरिटी इतनी अच्छी है उसकी वजह से ही तो इलेक्शंस हम स्मूथली कर पा रहे हैं। और रही बात दूसरे स्टाफ की, तो लोगों को आप पूछेंगे इलेक्शन की ड्यूटी जब दी जाती है, कुछ जो आलसी लोग हैं उनको तो दुनिया में कोई भी काम दो आप, उनको पसंद नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे गवर्नमेंट का स्टाफ जो होता है, उनको जब इलेक्शन की ड्यूटी दी जाती है तो उनको थोड़ा गर्व भी महसूस होता है। क्यों पता है? क्योंकि ये काम जो है वो देश के लिए कर रहे हैं, देश की भलाई के लिए कर रहा है, ये नेशनल ड्यूटी के तौर पर वो देखते हैं। तो और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी अलाउ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो है वो टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं। तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ये बस एक चीज़ खड़ी कर दी गई है कि ये होगा ये होगा। हाँ, थोड़ी दिक्कतें होती हैं सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं उनका, हम दूसरी जगहों पर, लेकिन हम और ज़्यादा यंगस्टर्स को रिक्रूट कर सकते हैं। हमारे देश में क्या जवानों की कमी है? राइट, कितने अच्छे बहादुर जवान हैं, उनको ट्रेनिंग अगर दी जाए हमारे यंगस्टर्स को, तो वी कैन ऐड मोर पैरामिलिट्री ट्रूप्स, राइट। फिर लैक ऑफ डेवलपमेंट, ये तीसरा बड़ा रीज़न बताया जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक पब्लिक एक्सपेंडिचर पर ही वादा लगाता है, जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनको बंद नहीं की जाती। और कोई इमरजेंसी में अगर एक्सपेंस करना पड़े तो ये सारी चीज़ें के प्रोविजंस जो हैं वो ईजिली अवेलेबल हैं। तो ये भी एक प्रकार का बहाना है जो रिजेक्ट हो जाता है। 1951 से लेकर 67 के बीच में साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए, ये ऑटोमेटिकली हो गए थे, लेकिन उसके बाद ये चेंज जो है वो टूट गई, और अच्छा हुआ टूट गई, और आज नहीं तो कल ये टूट ही जाती। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो हमारे क्रिएटर्स हैं उनको ऐसा लगता कि नहीं साइमल्टेनियस इलेक्शंस की ज़रूरत है तो फिर वो रखते हैं। उन्होंने जानबूझकर ये चीज़ नहीं रखी है। द रीज़न इज़ कि अलग अलग जगहों पर एक डेमोक्रेटिक फंक्शन चल रहा है, आप इसको डेट्स में कैसे बांध सकते हैं? हो सकता है कुछ जगहों पर अच्छा काम ना होने की वजह से सरकार जो है वो बीच में से गिर जाए, और फाइनली मैं और आप ही वोट देकर एमएलएज और एमपीज को भेजते हैं। तो वहाँ पर जो भी क्वांटिटी होती है, गठबंधन की सरकार है तो वो लोगों ने सोचा है कि भाई हम आपको इतने वोट्स देंगे, आप अब देखिए क्या कर सकते हैं आप। तो गठबंधन की सरकारें टूट जाती हैं, सरकारें बनती हैं, राइट। तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट है, इट इज़ नॉट बैड। फिर आप यही चीज़ हटा देंगे तो बेसिकली जो डेमोक्रेसी है उस पर एक इम्पैक्ट आएगी। दूसरी चीज़ ये बताई जाती है कि डिसरप्शन होता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े नेशनल चेहरे हैं सेंट्रल लेवल के, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उनको स्टेट लेवल में आकर अपना प्रमोशन करना है।
राइट। वो आएंगे उस राज्य में, लेट्स से गुजरात में अगर इलेक्शन है तो मोदी साहब भी आएंगे, राहुल गांधी साहब भी आएंगे, फिर दूसरे जो भी अरविंद केजरीवाल हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, राइट। तो यहाँ पर ऐसे चेहरे आप क्रिएट कीजिए ना। आप अगर बड़े लीडर्स हैं या फिर आपकी पार्टी इतनी रोबस्ट है तो यहाँ पर ऐसे लोकल चेहरे ऐसे होने चाहिए, आपकी ज़रूरत ही ना पड़े। आपको यहाँ पर आना पड़ रहा है, इतनी बार आना पड़ रहा है, दैट इटसेल्फ मीन्स कि पार्टीज जो हैं वो चीज़ों को सेंट्रलाइज करना चाहती है, सेंट्रल लीडरशिप स्ट्रॉन्ग रहे। और ये चीज़ हम देखने को भी मिलती है कि ऊपर से ऑर्डर आया है, चीफ मिनिस्टर साहब भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई, चीफ मिनिस्टर उस राज्य के लोगों ने चीफ मिनिस्टर को वहाँ पर अपॉइंट किया है। स्टेट लेवल की मैटर में भी सेंट्रल गवर्नमेंट से फ़ोन आ जाते हैं और फिर चीफ मिनिस्टर को वही चीज़ करनी पड़ती है, समझे आप। तो ये चीज़ें बिगाड़ने की यहाँ पर बात हो रही है। इतने डीपर लेवल पर अगर आप सोचोगे तो ये साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है, इट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। और हमारे देश में ये साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला जो टॉपिक अभी डिस्कस किया जा रहा है ना, उससे भी बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। रेप्स हो रहे हैं हमारे देश में, इतना ज़्यादा फूड होने के बावजूद, फूड सरप्लस होने के बावजूद, और फूड सड़ रहा है, चूहे खा रहे हैं उनको खाने पीने की चीज़ों को, और हमारे यहाँ पर लोग जो हैं उनको भूखा सोना पड़ रहा है। दिस इज़ वन थिंग। न्यूट्रिशन की कमी ये एक इश्यू है। एजुकेशन, स्वच्छता, राइट। मोदी साहब कितना करें, अब सबके घर घर जाकर वो कचरा उठाए पर्सनली, तो भी ये देश जो है वो क्लीन नहीं होगा अगर हम क्लीन नहीं करेंगे। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। क्लाइमेट चेंज, एजिटेशंस, छोटी छोटी बातों पर एजिटेशंस होना, हेट स्पीच, दूसरे डिस्ट्रप्शंस, तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर फोकस करने की ज़रूरत है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर में और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इसकी ज़रूरत है। तो इस पर कमिटीज़ बनाइए, इस पर कोई बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है उससे इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, राइट। सो आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको इस विषय पर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगेन, राइट, एक हॉट टॉपिक जो कई बार डिस्कस हो चुका है, इसके नए नए पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। दिस इज़ इंडिया कनाडा इश्यू। और इससे ऐसा नहीं है कि हमने कनाडा को नीचे बिठा दिया, गिरा दिया, नो। वो सारी चीज़ें तो आप सीख ही चुके हैं कि क्या क्या भारत ने किया। अब आपको ये भी समझना है, ये शेड भी पकड़ना है, ये एंगल भी देखना है कि जियोपॉलिटिकल लेवल पर या फिर फॉरेन पॉलिसी लेवल पर भारत कितना इंडिपेंडेंट होता जा रहा है। इंडिया टॉक्स टफ, sends out stern message to Canada and its allies. कनाडा और उनके जो मित्र देश हैं उनको भारत ने क्लियर मैसेज इश्यू कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस में भारत ने कहा है कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस जो है इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। व्हाट इज पॉलिटिकल कन्वीनियंस? मतलब यह है कि हमारे पॉलिटिक्स को सूट करने वाली चीज़ जो है उसको हम सपोर्ट करेंगे, चाहे वो चीज़ गलत क्यों ना हो। समझे आप? अगर कोई सही भी है लेकिन क्योंकि आपके लिए वो पॉलिटिकली राइट नहीं है तो आप पॉलिटिकली इनकन्वीनियंस हो जाएंगे कि जो आपको फ़ायदा करवाता है वही चीज़ करेंगे आप, फिर भले ही वो गलत क्यों ना हो। तो दिस इज़ समथिंग भारत ने कहा है कि इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि जब टेररिज्म की बातें आती हैं, जब एक्सट्रीमिज़म को हैंडल करने की बात आती है, तब हमें कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स जो है वो देना चाहिए। फिर अगर हमारे देश में टेररिज्म है तो उसके खिलाफ भी लड़ना है, और दुनिया के कोई दूसरे देश में टेररिज्म आ रहा है तो उसको भी सपोर्ट करना है। टेररिज्म जो है वो ग्लोबल इश्यू को, मीन्स इट्स ए ग्लोबल इश्यू, राइट। ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट की बात है। तो इसमें हमारा स्टैंड जो है वो ऑल अक्रॉस द बोर्ड सेम होना चाहिए। ये बात जो है वो भारत ने यूएन में बताई। और ये निज्जर की वजह से डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट जो है वो कनाडा के साथ हुआ। एज वी ऑल नो, जयशंकर साहब जो है वो यूएसए में हैं। न्यूयॉर्क में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 78th असेंबली को या फिर मीटिंग को एड्रेस किया, और उन्होंने कहा कि भाई देशों को टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इंटरफियरेंस जो आप कर रहे हैं इट शुड नॉट बी अलाउड, और नॉन इंटरफियरेंस जो है इट शुडंट बी सिलेक्टिव। नॉन इंटरफियरेंस, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। किसको ये बात बताई है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूएसए को ही ये बताया है कि आप कुछ जगहों पर इंटरफियरेंस या फिर आप कुछ जगहों पर स्टैंड नहीं लेते और कुछ जगहों पर स्टैंड लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। कोई चीज़ गलत हो रही है, कनाडा आपका पड़ोसी देश है, बहुत ही पुराना मित्र देश है, अगर वो
कोई चीज़ें गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चुप बैठ जाइए। हम सब सारी चीज़ें देख रहे हैं और हम ऐसा नहीं है आप कहेंगे वो करेंगे। उन्होंने क्लियरली बता दिया ये बात जो है, उन्होंने स्पेसिफिकली जो है एस जयशंकर साहब ने एक बात बताई है। कहाँ गया वो पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। हाँ, रिजेक्ट्स एजेंडा सेटिंग बाय फ्यू नेशंस। उन्होंने कहा वो वक्त ही चला गया है कि एक वक्त था जब कुछ गिने चुने देश जो है वो दुनिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस और दुनिया को कहते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वो चीज़ नहीं होगी, राइट। इंटरनेशनल ऑर्डर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर सारे देश एक इक्वल हैं। कोई भी देश ऐसा नहीं है कि वो उस देश की बात नहीं सुनी जाएगी, राइट। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम सारे देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा। हम सब इंडिविजुअल सॉवरेन कंट्रीज हैं। हो सकता है आपके पास पैसे ज़्यादा हो सकता है आपके पास हथियार ज़्यादा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके गुलाम हो गए। जयशंकर साहब ने यह कहा कि इंडिया जो है इसकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। भारत को जो सही लगेगा वही चीज़ भारत करेगा। भारत किसी दूसरे देश के द्वारा डिक्टेशन दिया जाता है कि भाई नहीं ये करना है आपको, तो ऐसी चीज़ें भारत नहीं करेगा। इंडिया स्टैंड्स फर्म डिस्पाइट फाइव आईज प्रेशर। ये फाइव आई ग्रुप वाले देश जो हैं वो मिल जाते हैं एक साथ, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, राइट। तो ये एक हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने अपना स्टैंड जो है वो स्ट्रॉन्ग रखा है। और भारत ने ये कहा है कि कनाडा को भी ये बार बार कहा था कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स आपके देश में जो हैं उनको आप हैंडल कीजिए, और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें अगर आप उस पर एक बाधा लगाना चाहते हैं तो हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों में हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर रिलेशंस जो हैं उस पर एक इम्पैक्ट क्लियरली हमें देखने को मिलेगी, राइट। सो वी हैव डन विथ ऑलरेडी dealt with this 3 topics, right? Now let's talk about this one. ये भी काफ़ी interesting है. Empowering women through concerted effort. Women in Bundelkhand are being liberated. They are not only becoming self-reliant but also getting freedom from the drudgery of fetching water. पानी भरने के लिए जो एक मेहनत करनी पड़ती है, 2-3 किलोमीटर ट्रैवल करना और ये चीज़ बार बार करनी, राइट। आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी जो है वो लेकर आ सकते हैं, राइट। तो 2 आपने बड़े मटके लेकर गए, पानी के भरे, फिर वापस घर पर रखा, फिर वापस गए, फिर लेकर आए, तो 10 किलोमीटर ऐसे ही कई जगहों पर ईजिली हो जाता है। 10 किलोमीटर्स, राइट, ईजिली। और सिर्फ ऐसा नहीं कि ये काम के लिए उसके बाद बस चिल करो, नहीं, ये तो पूरे दिन का जो काम है उसका एक पार्ट है। ये हर रोज़ करने की एक बात है। और मीन्स आप कोई चेकोस्लोवाकिया या फिर दूसरे देश से तो नहीं आए, आप सब यहाँ पर ही रहे हैं, गांव भी देखे हैं, शहर भी देखे हैं, सारी चीज़ें आपने देखी है, तो आप जानते हैं, राइट। ये बेसिक चीज़ें आप जानते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बुंदेलखंड जो है वो कहाँ पर आया? बुंदेलखंड एक ऐसा प्रदेश है, आप कह सकते हैं, राइट, एक ऐसा रीजन है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट। ये रहा बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में भी है, और थोड़ा इसका पार्ट जो है, थोड़ा पोर्शन जो है, थोड़ा तो नहीं लेकिन 50% से भी थोड़ा ज़्यादा पोर्शन जो है वो मध्य प्रदेश में। तो बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो 2 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। एज यू कैन सी ये रही दोनों की बॉर्डर्स। तो ये चीज़ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की जो हमारी डिस्कशन है ना, वो हम उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है उस पर भी इक्वली एप्लीकेबल हैं। बुंदेलखंड जो है, यहाँ पर हिल्स हैं, प्लेटूज हैं, ड्राई फॉरेस्ट, ये वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर पानी की स्केर्सिटी एक लंबे समय से एक इश्यू रहा है। और इस क्षेत्र में 1.25 करोड़ लोग, ये उत्तर प्रदेश वाला जो पोर्शन है वहाँ पर रहते हैं। पीने के पानी का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम रहा है। हिस्टोरिकली यहाँ पर 4000 जितने तालाब जो हैं वो क्रिएट किए गए, जो चंदेलास थे, जो राजा थे, राइट। फिर बुंदेलास या फिर बुंदेल्स, गोंड राजाओं ने, मराठाओं ने, ब्रिटिश राज के, ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तालाब, पॉन्ड्स बनाए, ठीक है। 4000 जितने पॉन्ड्स जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया गया, और इसकी वजह से एक लंबे समय तक जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर पानी स्टोर हो जाता है, और फिर इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो जल जीवन मिशन के माध्यम से क्लीन ड्रिंकिंग वाटर घर घर तक पहुंचा रही है, जिसको कहते हैं ना हम हर घर जल योजना। इसके तहत यह है कि एक व्यक्ति को हर एक गांव में 55 लीटर पानी जो है वो एक साफ पानी, राइट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर
इसको अंग्रेजी में पोर्टेबल वाटर भी कहते हैं। तो ये पानी पहुंचाने की बात है कि नल में जो पानी आएगा उस पानी को आप पी सकते हैं, इतना क्लीन पानी पहुंचाने की बात है। और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। पानी बहुत ही बेसिक चीज़ है। वी कॉल इट पानी इज लाइफ, राइट। ये सारे स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं, लेकिन जब नल में पानी आता है तो आज देखिए हमारा देश, मीन्स एक तरफ हम इसरो और कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, और दूसरी तरफ हमारा देश ऐसा भी एक देश है, या फिर एक देश के अंदर ऐसे भी एक साइड है जहाँ पर एक घर में नल से जब पानी आता है तो उसको एक बहुत बड़ी बात माना जाता है, और इट इज़ ए बिग थिंग, राइट। एक्सपीरियंसेस हम सबको कभी ना कभी तो हुए हैं ना, कि जब सुबह उठते हैं लेट्स से, तो पानी की जो टैंक है उसमें पानी, बिल्डिंग की पानी की टैंक में पानी नहीं है, और फिर पता चला कि जो इलेक्ट्रिक मोटर से हम पानी को ऊपर तक पहुंचाते हैं वो बिगड़ चुकी है और पानी नहीं है। तो वो एक बाल्टी पानी जो है, राइट, उसका हम कितना अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट। तो जब पानी नहीं होता है तब हमें उसकी और ज़्यादा ऐसी जो कहते हैं ना कदर होती है, उसकी और ज़्यादा इम्पोर्टेंस, अहमियत तब पता चलती है हमें। एनीवेज, तो दिस इज ए रियलिटी कि अब पानी जो है वो जब पहुंच जाता है तो महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा ये एक टाइम सेवर बन जाता है। मेहनत भी कम हो जाती है, और महिलाएं जो हैं वो अपने बच्चों की एजुकेशन पर और ज़्यादा वक्त दे सकती हैं। सेल्फ रिलायंस, अगर उसको कोई बिजनेस करना है, कोई चीज़ें बेचनी है, कोई चीज़ें बनाकर बेचनी है, वट एवर इट इज़, तो ये चीज़ों में भी वो इकोनॉमिकली भी उनको मीन्स वक्त मिलेगा, तो उस वक्त का यूटिलाइजेशन होगा, राइट। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, ये बुंदेलखंड वाला रीजन जो है ना, वहाँ पर कोई अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि पानी के इश्यूज हुआ करते थे। जस्ट इमेजिन, बस आपका कसूर यही है कि आपका जन्म वहां पर हुआ, आपके साथ कोई शादी नहीं करेगा बिकॉज वहां पर पानी नहीं है। ऐसी सिचुएशन हुआ करती थी। अब चीज़ें जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो रही है। जल जीवन मिशन जो है ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है। हर एक ग्राम पंचायत में 13 यंगस्टर्स को ट्रेन किया जा रहा है, राइट। और यंगस्टर्स जो हैं पूरे यूपी में यंगस्टर्स को ट्रेन किया जा रहा है। देखिए, प्लम्बिंग का काम है तो इसके लिए 1,16,000 से ज़्यादा प्लम्बर्स तैयार किए जाएंगे। इलेक्ट्रीशियंस में भी उतना ही अमाउंट है, उतना ही लोगों को मोटर मैकेनिक्स, उतने ही लोगों को फिटर्स, फिर 1,74,549 लोगों को मेसन का काम सिखाया जाएगा, और पंप ऑपरेटर हैं 116,366। तो एज यू कैन सी कितने सारे लोगों को यहाँ पर काम सिखाया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं पैसे कमाने का मौका मिलेगा। महिलाओं की बात करें तो एक गांव के अंदर 5 महिलाएं जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो पानी जो आ रहा है उसको टेस्ट कर सके। टेस्ट किट जो है वो उनको दी जाएगी, तो पानी भी क्लीन आएगा, और कोई भी महिला जो है ऐसा नहीं करेगी बस वो पानी उसके घर में भी आएगा, यू नो। तो शी विल नॉट डू दिस थिंग कि पानी अगर ख़राब आ रहा है तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो चेक करेगी, वो पानी खुद भी पिएगी, अपने बच्चों को भी पिलाएगी, अपने फैमिली मेम्बर्स को पिलाएगी, और अपने अड़ोस पड़ोस को भी वही पानी जाएगा। तो सी, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काफ़ी एक इंश्योर होगी ग्रास रूट लेवल पर। एंड दिस इज़ द एक एग्जाम्पल ऑफ कोलैबोरेशन, इंटीग्रेशन, कि अगर आप जो भी लोग हैं, राइट, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको उसमें डिसीजन मेकिंग में पार्टनर्स बनाते हैं, या फिर उसमें जो ऑपरेशन है उसमें पार्टनर बनाते हैं, उनका भी हित उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो चीज़ें जो है मीन्स आपको ग्रास रूट लेवल तक काफ़ी मीन्स उसकी इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगी। यू नो व्हाट आई मीन। तो ये चीज़ जो है जल जीवन मिशन, हर घर मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल योजना, ये चीज़ों की वजह से बुंदेलखंड और विंध्या वाला जो रीजन है यह ट्रांसफॉर्म हो रहा है, राइट। सिर्फ रिफॉर्म नहीं, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस होगा इसका। बहुत बड़ा बदलाव जो है वो इसमें देखने को मिलेगा, और ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। सो दिस आर द थिंग्स. Now we have gone through this one as well. Now let's talk about ये वाला article, Save Indo-Pacific. India lays out contours of its approach. राजनाथ सिंह साहब ने इंडो पैसिफिक के जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के बारे में बात की, इसके इंपॉर्टेंस पहला किया था कि इसका सिर्फ काम जो है ये मेरीटाइम यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक वाटरवेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाता था, जिसको जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। ये बात जो है वो राजनाथ सिंह साहब ने बेसिकली 13th इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ्स कॉन्फ्रेंस IPACC की एक मीटिंग में बताई, इस कॉन्फ्रेंस में बताई। और पहले भारत का रोल जो है वो काफ़ी माइनर था, लेकिन अब भारत जो है वो एक
मेजर रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है। भारत कह रहा है कि इंडो पैसिफिक के जो भी स्टेक होल्डर देश हैं उनको मिलकर यहाँ पर काम करना चाहिए, पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। और चाइना जो है, जिस प्रकार से चाइना एक्सपांड हो रहा है, सबमरीन्स भेज रहा है, दूसरे अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड व्हीकल्स जो हैं, सबमरीन टाइप छोटे छोटे व्हीकल्स को यहाँ वहाँ भेज देता है, अलग अलग जगहों पर पोर्ट्स बना रहा है, 9 डैश लाइन को अब 10 डैश लाइन करके और ज़्यादा एरिया जो है वो क्लेम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों का मीन्स यहाँ पर IPACC में बात शब्द का यूज़ नहीं हुआ चाइना का, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना की ही बात हुई। हमारे जनरल पांडे साहब जो हैं, आर्मी के चीफ हैं, तो उन्होंने भी ये बात बताई, राइट, चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि ये जो IPACC हैं इट्स नॉट ए मिलिट्री अलायंस, लेकिन ये जो लाइक माइंडेड देश हैं या फिर स्टेक होल्डर कंट्रीज़ हैं वो मिलकर काम करें, मेक श्योर करें कि इंडो पैसिफिक जो हैं वो इसमें कंटेस्टेशंस जो हैं, मीन्स झगड़े, लड़ाई झगड़े और ये सारी चीज़ें ना हों। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुई और ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमने इसके बारे में काफ़ी सारी डिस्कशन की है, तो मैं नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, राइट, लेकिन लेट मी टेल यू एक पॉइंट एंड देन विल रैप अप दिस पर्टिकुलर टॉपिक। USA जो है वो सबसे ज़्यादा आज किसी क्षेत्र में अगर मिलिट्री एक्सरसाइज करा तो दैट इज़ पैसिफिक रीजन, एंड दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि USA के लिए इंडो पैसिफिक या फिर ये पैसिफिक रीजन कितना इंपॉर्टेंट है। द वन मेन रीज़न इज़ चाइना एंड ऑफ कोर्स रशिया जो है वो भी पैसिफिक ओशियन के साथ एक सटा हुआ देश हैं, जस्ट लाइक चाइना। तो पैसिफिक का जो पानी है, मीन्स जो भले ही वो नॉर्थ वाला पानी रहा, बेरिंग स्ट्रेट वाले जो पोर्शन है उससे जुड़ा हुआ है, बट इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ बिग पैसिफिक ओशियन। तो ये दो रीजंस की वजह से और ये दो देशों का जो एक्सपांशन हो रहा है, इन चीज़ों की वजह से USA सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। वाई वी लुक अवे। 12 साल की एक छोटी सी बच्ची उज्जैन में, वो 8 किलोमीटर चली उज्जैन में, 8 किलोमीटर, राइट, उसका रेप हुआ था। उसके कपड़ों पर खून के निशान थे, क्लियरली विजिबल खून के निशान थे। एक भी घर ने उसको सपोर्ट नहीं किया। कितने सारे दरवाजे उस लड़की ने खटखटाए। जस्ट इमेजिन 8 किलोमीटर में आपको कितने सारे लोग, उज्जैन की बात है, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। फिर फाइनली जब वो बच्ची गिर गई, बेहोश हो गई, उसके बाद लोगों ने नोटिस किया, उसके बाद उस बच्ची को हेल्प मिली। क्या मैं मीन्स चेन्नई में इसी महीने की बात है, एक स्टॉकर है, स्टॉकर एक 16 साल की लड़की जो है उसको स्टॉक कर रहा था और फिर उसने उस लड़की को छुरी मार दी, स्टैब कर दिया और इंजरी कर दी, राइट। लोग वहाँ पर देखते रहे। उस समय पर चलो मान सकते हैं कि जो कल्प्रिट हैं उसके हाथ में ऐसी एक नाइफ थी, तो लोग शायद डर सकते हैं कि भाई वो हमें नाइफ वाइफ मार देगा, पर्सनल सेफ्टी जो है, ये इट्स ए वेरी ऑटोमेटिक थिंग, हम समझ सकते कि चलो। लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं था, यहाँ पर तो ये बच्ची अकेली थी। ऐसा भी नहीं था कि उसके पीछे कोई गैंग हो और फिर आप उसमें बीच में नहीं पड़ रहे हैं। एक एटलीस्ट उसको पानी पिलाया जा सकता है, उसको घर में अगर नहीं आने दे सकते तो लेट्स से एटलीस्ट आपके जो फ्रंट गार्डन है वहाँ पर उसको बिठाइए, पानी पिलाइए। और पुलिस को फ़ोन करने में बस कितना वक्त लगेगा, 100 नंबर पर डायल करके इन्फॉर्म कर दिया कि ये चीज़ हुई है यहाँ पर। लेकिन ऐसा भी किसी ने नहीं किया। जस्ट इमेजिन, कैन यू इमेजिन, दिस इज़ अ रियलिटी। हाँ, ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, आज के फ्रंट न्यूज़ पर है ये। एंड हेड्स ऑफ टू द पुलिस पीपल, मीन्स जो पुलिस वाले हैं उन्होंने कितने सारे CCTVs चेक किए, कितने लोगों को इंटरोगेट किया, राइट। बहुत अच्छा काम जो है वो यहाँ पर किया है। इस मीन्स हेड्स ऑफ टू पुलिस पीपल, जितने पुलिस वाले हैं, सीरियसली हेड्स ऑफ, जो भी इस मिशन में इन्वॉल्व हैं। बहुत अच्छा काम किया है आपने, राइट, बहुत ही अच्छा काम किया है। जो मैंने मीडिया में पढ़ा वो पढ़कर मुझे लगा कि नहीं, हमारी पुलिस जो है वो कितनी अच्छी पुलिस है हमारे देश की। 1960s में USA में जब इस प्रकार का इंसिडेंट हुआ ना, तो इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया और पता चला कि इसको कहते हैं बाई स्टैंडर इफेक्ट। पता है इसका मतलब क्या है? समझ लीजिए आज। बाई स्टैंडर इफेक्ट का मतलब ये होता है, और ये बात आपको कभी ना कभी आपके साथ भी ये चीज़ हुई होगी कि किसी व्यक्ति का लेट्स से एक्सीडेंट हो गया, आप कहीं गांव के रास्ते पर जा रहे हैं और कोई ऐसे जा रहा है और स्लिप हो गया उसका मोटरसाइकिल और वो नीचे गिर गया। तो फिर आप, गांव का रास्ता है, इतने कोई लोग आसपास नहीं है, आप जाएंगे वहां पर, भैया ठीक हो आप?
राइट। आप उसका मोटरसाइकिल भी सही कर देंगे, पानी वानी पिलाएंगे, लगी तो नहीं है, आप कहेंगे नहीं भाई कुछ नहीं लगा, चलो ठीक है, किस गांव के, ये से बातचीत हुई 2-3 मिनट 5 मिनट, आप अपने अपने रास्ते पर चले गए। लेकिन यही चीज़ अगर सिटी में होती, राइट, वही इंसान अगर सिटी के एक बिजी एरिया में गिर गया होता, हजारों लोग जो हैं वो देख देख कर बाजू में से चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड बाय स्टैंडर इफेक्ट, कि कोई ना कोई आकर मदद करेगा, समवन विल हेल्प, हमें वहां पर रहने की जरूरत नहीं है। बाय स्टैंडर इफेक्ट जो है, दिस इज अ रियलिटी, नो वन इज इम्यून टू दिस इंडिफरेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाय स्टैंडर इफेक्ट है तो आज से मैं किसी की भी मदद नहीं करूंगा। वी शुड टेक ए स्टैंड, थोड़ी एक लीडरशिप तो दिखा सकते हैं। रोड एक्सीडेंट्स में पहले ये होता था कि लोग पुलिस केस से डरते थे, तो गोल्डन आवर में, गोल्डन आवर यानी कि जो पहला 1 घंटा है जिसमें लोगों की जान बच सकती है अगर उनको हॉस्पिटल या फिर मेडिकल एड मिल जाए, मेडिकल मदद मिल जाए, तो पहले लोग डरते थे। लेकिन आज इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। अब खास करके ये रेप और ये सारी चीज़ें जो है ना, लड़कियों को कोई छेड़ रहा है या फिर कोई बुजुर्ग है कोई चोरी कर रहा है, ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर थोड़ा एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और हर कोई अगर बाय स्टैंडर इफेक्ट का ऐसे विक्टिम खड़ा रहकर ज़ॉम्बी की तरह ऐसे ही खड़ा रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा, जस्ट इमेजिन। तो लोग जो हैं, ये बाय स्टैंडर इफेक्ट हमें कैसे, हमारे ऊपर इसका प्रभाव होता है, हम कैसे अपने आप को इससे बचा सकते हैं, राइट, ये सारी चीज़ों के बारे में, और थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी ट्रेनिंग, थोड़ी ड्रिल, कि अगर मीन्स जस्ट इमेजिन कि अगर ऐसी ड्रिल्स जो है वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में की जाए, राइट, सोसाइटी में ऐसी ड्रिल्स कंडक्ट की जाए कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू। कितने ऑप्शंस हैं आपके पास। लेट्स से आप 100 नंबर पर डायल करेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, आप अपने पड़ोसी को इन्फॉर्म करेंगे, राइट, मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर, वो अगर कोई कल्प्रिट है तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों की ड्रिल्स जो हैं वो कंडक्ट करवाई जा सकती हैं, कंडक्ट हो सकती हैं साइंटिफिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, और उसके बाद लोगों को एजुकेट किया जा सकता है। ऐसी कोई चीज़ जो है वो करने की ज़रूरत है। क्वेश्चंस की बात करें तो दोस्तों, गांधी सागर पार्क, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये न्यूज़ में क्यों है। ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ेगा, 2-3 लाइंस। गांधी सागर पार्क न्यूज़ में क्यों है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये कहाँ पर है, किस राज्य में है। देन वी हैव युद्ध अभ्यास। भारत किस देश के साथ मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। और WHO के हिसाब से, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, पर डे हमें कितना सॉल्ट जो है वो कंज्यूम करना चाहिए, रिकमेंडेशन क्या है। 5G, 8G, 6G या फिर 3G, ये ग्राम है ऑफ कोर्स, राइट। And that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support. कितनी 50 मिनट, ओ बाप रे, 50 मिनट्स हमने चीज़ें डिस्कस की है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखी, isn't it? And dear friends, as you can see कि 50 मिनट की तो सिर्फ यहाँ पर डिस्कशन हुई है। You can imagine कि ये फाइल बनाना, रिसर्च करना, पॉइंट्स आपके सामने रखना, इन सारी चीज़ों में हर रोज़ की कितनी मेहनत लगती होगी। तो एटलीस्ट आप ये चीज़ कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, आप ही इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। जस्ट मैं अगर दिन के 3 घंटे 4 घंटे ये सीरीज़ के एक वीडियो को बनाने के लिए अगर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आप 10 मिनट नहीं निकाल सकते क्या? 10 मिनट भी छोड़िए, आप 5 मिनट नहीं निकाल सकते शेयर करने में। तो एवरी सिंगल वन, राइट, एवरी वन ऑफ यू, जो भी, जिनको भी बेनिफिट मिल रहा है इससे, राइट, ये बाय स्टैंडर इफेक्ट के शिकार मत बनिए। टेक ए स्टैंड एंड डू हेल्प एंड एड क्यूरियसली एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।